साथियों, जस्टिस सावंत साहब का कल निधन हो गया। इस संदर्भ में आज की शोक सभा का आयोजन किया गया। जस्टिस सावंत साहब का निधन मैं ऐसे मानता हूँ कि हमारे पर्टिकुलरली हमारे आंदोलन के लिए एक क्षति है, नुकसान है, क्योंकि जब भी कोई संकट की घड़ी आती थी या कानूनी मुद्दे से संबंधित कोई बात होती थी तो हम उनसे सलाह मशवरा करके उसका समाधान निकालते थे। और जितनी बार भी उन्होंने हमें इस संबंध में सलाह मशवरा किया और दिया तो उनके सलाह मशवरे के बाद हमेशा हमें उसका फ़ायदा हुआ। तो इस दृष्टि से ये देखा जाए तो ये हमारे आंदोलन के लिए एक क्षति की बात है, बहुत बड़े नुकसान की बात है। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी जब भी उनको टेलीफोन से समय मांगा जाता था और वो फ़ौरन हम लोगों को समय देते थे। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज होने वाले जो भी लोग हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी उनके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज होने की अकड़ रहती है, मगर सावंत साहब में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। उन्होंने कभी हम लोगों को समय देने के बारे में उन्होंने हमेशा हाँ ही कहा और विस्तार से चर्चा करके वो सलाह मशवरा करके सलाह देते थे। हैरान करने वाली बात है कि वो जुडिशरी का बहुत महत्वपूर्ण अंग थे, मगर जुडिशरी पर उनका कोई खास विश्वास नहीं था। और मुझे कई बार उन्होंने डिस्करेज किया कि जुडिशरी में आपको न्याय नहीं मिलेगा। मैं उनको जुडिशरी में जाने के बारे में सलाह पूछता था कि ये मुद्दे पर मैं जुडिशरी में जाने के बारे में सोच रहा हूँ कि न्याय नहीं मिलेगा। यानी दूसरा जो अगर कोई जज होता तो वो इस तरह की बात नहीं कहता। उन्होंने सही सही बात कही। उन्हीं की वजह से मुझे ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हम जुडिशरी में जाएंगे मगर जुडिशरी पर यकीन करके नहीं जाएंगे। जुडिशरी में इशू लेकर जाएंगे मगर जुडिशरी पर यकीन करके नहीं जाएंगे, विश्वास करके नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा ये कहना कि भारत के संविधान के ऊपर जो शासक वर्ग है भारत का वो अमल नहीं कर रहा है, उसको सैबोटेज कर रहा है, अगर यही बात मैं कहता तो उतना महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि मैं तो कह ही रहा। मगर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ने ये कहना कि जो शासक वर्ग है या सरकार चलाने वाले लोग हैं वो संविधान को सैबोटेज करने का काम कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही और हमारे पास उसका वीडियो रिकॉर्ड है। इसलिए हम अपने भाषणों में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का रेफरेंस दे के ये बात कह सकते हैं। ये बात केवल हम ही नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह रहे। अभी आप लोगों को याद होगा जस्टिस गोगोई, उन्होंने भी एक बात कही है, वो बात बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जस्टिस गोगोई ने ही दो बड़े फैसले, एक तो राम मंदिर का फैसला और सारे अखबार वालों ने विरोध में या समर्थन में राम मंदिर के बारे में बातें की, मगर उसी दौरान जस्टिस गोगोई ने उससे भी बड़ा फैसला
ईवीएम के बारे में ईवीएम के विरोध में दिए, यानी ईवीएम के विरोध में नहीं, उन्होंने शासक वर्ग के या बीजेपी के समर्थन में फैसला दिया। और वो केस कांग्रेस लेकर गई थी, मेरी केस पेंडिंग थी, मेरी केस को पीछे किया, उन्होंने सैबोटेज किया। अभी भी मेरी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में, वो रिव्यू पिटीशन अभी भी है। और अभी जैसे 100% ओपन कोर्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, अभी 40% या 50-60% हुआ है, और 100% जब सुप्रीम कोर्ट ओपन हो जाएगा उसके बाद 2019 के चुनाव की केस भी हम लोग लेकर जाने का प्लान बना रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं है, मगर मैं दूसरे तरीके से सोचता हूँ कि जो मैटर मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊँगा वही मैटर मैं आंदोलन का इशू भी बनाऊँगा। ये नया तरीका मैंने डेवलप किया, वो जस्टिस सावंत साहब की वजह से किया। और हमने दूसरा तरीका डेवलप किया कि हम जो इशू जुडिशरी में लेकर जाएंगे वो केवल जुडिशरी से न्याय मिलेगा इस यकीन के साथ नहीं, तो हम लोग उसी इशू को आंदोलन का इशू भी बनाएंगे और जनता को इसके लिए जागृत करके तैयार भी करेंगे और उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। ये दूसरा तरीका हमने सावंत साहब का जो तजर्बा है और वो तजर्बा जो उन्होंने हमें बताया, उसकी वजह से हम लोगों ने ऐसी राय बनाई है, हमने ऐसा तरीका बनाया है। ये एक महत्वपूर्ण अप्रोच था, उस अप्रोच पर अभी भी हम कायम हैं। तो ये बहुत सारी बातें अहम है जिसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। और सावंत साहब का ऐसे समय में निधन एक बहुत बड़ी घटना मैं ऐसा मानता हूँ। अखबार वालों ने खबरें छापी कि उन्होंने सिद्धार्थ लॉ में पढ़ाई की। बहुत सारे लोगों को सिद्धार्थ लॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सिद्धार्थ लॉ का क्या मामला है? लोगों ने सोचा होगा, खबर पढ़ने वाले ने, कोई कॉलेज का नाम होगा। वो बात छुपाई उन्होंने, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा नाइट का लॉ कॉलेज शुरू किया था। उस लॉ कॉलेज में जस्टिस सावंत जब बॉम्बे में जॉब करते थे, शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे वो वहाँ 6 बजे से रात के 10 बजे तक क्लासेस होती थी, वहाँ वो पढ़ते थे और वहाँ पढ़कर वो वकील बने। और फिर वो उन्होंने वकालत सीखने के बाद सीखी। ये बातें मीडिया वालों ने बताई नहीं, क्योंकि ये बताने से दूसरा मैसेज आता। ये बताने से जस्टिस सावंत का लिंक जो है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा लिंक जाता। वो ना जाए इसकी खबरदारी ली गई योजना बनाकर। मैं ये बात भी खास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, इसे भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्टिस सावंत साहब ने ही मंडल कमीशन का जजमेंट लिखा, लगभग 700 पेज का। जो मंडल कमीशन का जजमेंट है वो सावंत साहब ने ही लिखा। बाकी जजेस ने तो उनका समर्थन किया, बाकी जजेस ने कुछ लिखा नहीं। एक जस्टिस पांडियन अगर तमिलनाडु का छोड़ दिया जाए तो उन्होंने जजमेंट लिखा, मगर बाकी 9 जज थे, तो 9 जज में से 6 जजेस के लोगों ने जस्टिस सावंत साहब की बात को समर्थन किया। तो इस तरह से महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ उनका जीवन जुड़ा हुआ है, तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ में। जस्टिस सावंत साहब प्रेस काउंसिल के कई 2-3 बार चेयरमैन रहे और उस समय उन्होंने भारत का जो मीडिया है उसके बारे में कई इश्यूज़ जो है उन्होंने उठाए और उनके अखबार में खबरें छपती थी। वो मीडिया के संबंध में चेयरमैन थे और मीडिया के ही विरोध में उन्होंने कई बार बातें कही।
उसके अंदर जो गलत बातें डेवलप हो रही थी, क्योंकि वो उनको समझ में आता था कि ये ब्राह्मण बनिया के कब्जे में बेड़िया है, तो उसके विरोध में उन्होंने बहुत बार बोला और मेरे पास उन्होंने कई बार जो है इसके बारे में बातें की। उस समय जब वो प्रेस काउंसिल से विरोध में चेयरमैन थे और विरोध में बोलते थे, उस समय एक और महत्वपूर्ण घटना जो है वो है कि उनके काशीराम जी के साथ दिल्ली में बहुत नज़दीकी संबंध थे। जब एक पत्रकार को काशीराम जी ने बहुत झापड़ से मारा था, आप लोगों को याद होगा, और वो मीडिया वाले झापड़ को 6 महीने तक दिखाते रहे, काशीराम जी के विरोध में दिखाते रहे। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि काशीराम जी ने एक पत्रकार को झापड़ मारा और उस खबर को जितना ज़्यादा वो हाईलाइट करेंगे उतना ज़्यादा काशीराम जी को फायदा होगा, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि इससे काशीराम जी को नुकसान होगा। काशीराम जी को नुकसान नहीं होगा, उससे उनको फायदा हो रहा था। कैसे? क्योंकि जो व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं, उस व्यवस्था को झापड़ मारने का काम अगर काशीराम जी करेंगे तो जो व्यवस्था के पीड़ित लोग हैं उनको तो खुशी होगी। हम लोगों को तो बड़ी खुशी हुई थी, इसलिए उसको झापड़ मारा। वो झापड़ मारने की क्या वजह थी कि जो बीजेपी के साथ जो मुख्यमंत्री पद के लिए जो डायलॉग होता था, वो डायलॉग वो जो गुप्ता है वो अंदर घुसकर ज़बरदस्ती से वो जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था, उस वजह से उसको झापड़ से मारा। एक मर्यादा के आगे पत्रकारों को अगर आप किसी नेता से जानकारी चाहते हो तो उसको आप सवाल पूछ सकते हो, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो ऐसा करने की कोशिश करने की वजह से उसको उन्होंने पीटा था। उस दौरान FIR वगैरह करने की कोशिश हो गई थी। तो जस्टिस सावंत साहब ने काशीराम जी को, मतलब काशीराम जी जस्टिस सावंत को जाकर मिलने के बजाय प्रेस काउंसिल के चेयरमैन थे, वही उनको जाकर के मिले और मुझे अंदरूनी जानकारी मिली कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको देख लूँगा। और उन्होंने इसमें मदद की और काशीराम जी ने कहा कि मेरे खिलाफ FIR करना है, करो, मैं देख लूँगा। तो इस तरह से उनका इस मूवमेंट के साथ में, जैसे अभी विलास ने कहा कि उनको सावंत साहब को मालूम है हमारे देश भर का जो नेटवर्क है, संगठन का जाल है, ये किसी के पास नहीं है। एक हमारी मूवमेंट है, उससे वो रिलेटेड है। ये भी एक बात मैं ख़ास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। जस्टिस सावंत साहब का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है कोस्टल एरिया का, तो उनके पिता या उनके घर के जो लोग थे उनका संबंध सत्यशोधक आंदोलन से था। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी है कि नहीं मालूम नहीं। और इस वजह से शेतकरी कामकरी पार्टी से उनका संबंध था। और शेतकरी कामकरी पार्टी ये सत्यशोधक आंदोलन से पैदा हुआ राजनीतिक दल था। ये एस्पेक्ट भी मैंने पेपर में पढ़ा, मगर वो बातें सामने आई नहीं। जो बॉम्बे में एक शिवाजी मंदिर, एक बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है, उसको बनाने में भी सावंत साहब का लीडिंग रोल था। जगह हासिल करने से लेकर वो ट्रस्ट जो बनाया गया था उसमें उनका रोल था। और एकदम शुरू में जब कुछ भी नहीं था, ज़मीन भी नहीं थी, ज़मीन हासिल करने से लेकर बांधने तक उनका बड़ा रोल था। वो आज वो बड़ा सेंटर बना हुआ है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। राम मंदिर के बारे में जब हमारा अप्रोच उनको पता चला, तब उन्होंने उनको कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने 2.77 का जजमेंट दिया, अभी वो लोग चेंज नहीं करेंगे, वही लोग बैठे हुए उधर, वो चेंज नहीं करेंगे। आप रिवीजन के लिए जा सकते हो मगर वो चेंज नहीं करेंगे, उसमें बदलाव नहीं करेंगे। मगर जो दूसरा जो 67 एकड़ की जगह है, वो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया। वो तो भारत सरकार के नियंत्रण में जगह है और वो जगह वो राम मंदिर ट्रस्ट को वो दे रहे हैं, उसकी दे दी। वो जगह के बारे में जो बुद्धिस्ट लोगों के मॉन्यूमेंट्स उसके अधीन नीचे ज़मीन में छुपे हुए हैं, उसके बारे में आप कोर्ट में जाओ, वो अलग मामला है, वो अलग इशू है। एकदम माइक्रो लेवल पर उन्होंने ये सलाह दी। मगर वो लॉकडाउन के दौरान वो सारी बातें हो रही थी,
तो वो मुद्दा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट 100% ओपन हो जाएगा, वो केस हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएं, वो लोग बैठे हुए हैं, मगर इसको आंदोलन का भी इशू बनाया जाएगा। एक इशू सुप्रीम कोर्ट में, एक इशू आंदोलन का। और जैसे जैसे हमारे लोगों का जागरण बढ़ेगा, आंदोलन की ताकत बढ़ेगी, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे लोगों की ताकत बढ़ेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी आने वाले समय में। और जब ऐसे होगा तो ऐसे सिचुएशन में निश्चित रूप से भविष्य में उसमें जो परिवर्तन लाने की बात है वो लोग हम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह सावंत साहब के द्वारा हमको दिया गया था। मैं इस संबंध में सावंत साहब के मेमोरी में जो कुछ मुझे याद था, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। व्यक्तिगत उनके हमारे संबंध थे। और अभी हम लोगों को एक बहुत डिफ़िकल्टी है कि इस तरह का लीगल एक्सपर्ट आदमी अभी इस इतने ऊंचे लेवल का अभी हमारे पास नहीं है सलाह देने के लिए, क्रिटिकल सलाह देने के लिए। तो अभी हमारे सामने हमेशा संकट आएगा, उसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से कोई सही सलाह देने वाले लोगों को हम ढूंढेंगे और लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि ये आंदोलन करता ही व्यक्ति थे, आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे और वो भी ये चाहते थे कि जो बदलाव देश में हो रहा है उसके विरोध में हमारे संगठन के द्वारा आक्रामक स्टैंड लिया जाए। तो ये उनकी जो इच्छा थी उसके लिए हम काम करेंगे। इतना ही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।